खाने को मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्या कमाल का खाना था। आज भी जब याद करता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। सीमा बुआ जी ने जब ये जवाब सुना तो उनका मुंह बन गया। उन्होंने आगे कहा, खाना मत याद करो रतन। उस दिन यामिनी भाभी ने उस निकम्मे घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था। उसे डांट लगाकर कहीं और जाने को कहा और अहान भी चुपचाप अपनी प्लेट उठाकर वहां से चला गया। खाने के बाद जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गई तो वो अहान अकेला बैठा खाना खा रहा था। उसी दिन से एक बात साफ थी कि जब तक यामिनी भाभी जिंदा है वो अहान गिल परिवार में सर उठाकर नहीं जी सकता। और मैं इसी बात का फायदा उठाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। रतन को अपनी माँ की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वो यही सोचकर खुश था कि आज वो फिर से कमाल का खाना खाने अपने शहर मामा के घर जाने वाला था। मिसेस यामिनी गिल के घर जाते हुए सीमा बुआ जी ने रतन से कहा, रतन, एक बात याद रखो, अपनी यामिनी मामी से बहुत अच्छे से उस अहान की शिकायत करना। एक वही है जो इस निकम्मे और घमंडी अहान को उसकी असली औकात दिखा सकती है। रतन ने इस बात पर हामी भर दी। थोड़ी ही देर में शेखर गिल के घर के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ जी ने डोरबेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला वो हैरान रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सामने उनकी ननंद अपने बेटे के साथ खड़ी थी। 2 साल में पहली बार मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी को देखा था। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे? शेखर गिल के एक्सीडेंट की बात सभी रिश्तेदारों को पता थी, मगर फिर भी किसी ने शेखर गिल की तबीयत पूछने की फॉर्मेलिटी तक नहीं की थी। और सीमा बुआ जी भी उन सब में से ही एक थी। मगर सीमा बुआ जी को किसी से क्या फर्क पड़ रहा था। जब तक बात उनके मतलब की और पैसे की थी, वो कहीं पर भी बखेड़ा खड़ा करने के लिए जा सकती थी। मिसेस यामिनी गिल के सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी ने अपने हमेशा के एरोगेंट अंदाज में उनसे कहा, क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने के बाद सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधे घर के अंदर चली गई। सीमा बुआ जी और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। अगले ही पल सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखकर उनसे कहा, भाभी, आपका निकम्मा दामाद कहाँ है? उस बेशरम को बाहर आने के लिए कहिए। मिसेस यामिनी गिल इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गई। उन्होंने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या हुआ है? आप अहान को क्यों ढूंढ रही हैं? सीमा बुआ जी ने ये सवाल सुना तो वो गुस्सा हो गई। उन्होंने अपनी भाभी से नाराज होते हुए कहा, भाभी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस अहान को बाहर बुला दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मिसेस यामिनी गिल ये बात अच्छे से जानती थी कि उनकी ये ननंद तमाशा खड़ा करने में एक्सपर्ट थी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर अपनी ननंद से कहा, वो अहान और शनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल कुछ दूर गई और शनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही शनाया ने कॉल आंसर किया था। अहान कहाँ है? मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करते हुए कहा। शनाया इस वक्त सबसे हंसकर बात कर रहे अहान को देख रही थी,
मगर अपनी मॉम की ऐसी आवाज सुनकर वो परेशान हो गई। शनाया ने कहा, क्या हुआ मॉम? आहान मेरे साथ ही है। आहान को दूर से ही देखते हुए शनाया का मूड भी खुशनुमा हो गया था, मगर शनाया के मॉम के साथ ऐसा सीन नहीं था। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को नजरअंदाज करते हुए कहा, शनाया, बातें बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो। जल्दी से आहान को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो शनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मॉम को इतना इम्पल्सिव होते देखकर शनाया जल्दी से आहान के पास चली गई और उससे फोन पकड़ा दिया। आहान ने कंफ्यूजन में शनाया से कहा, कौन है? शनाया ने जवाब में कहा, मॉम परेशान लग रही हैं। आहान ने शनाया की बात पर हामी भरी और फोन को अपने कानों से लगा लिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, आहान, क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज कर दिया है? आहान समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ हुई थी। आहान ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, मॉम, वो थोड़ी बहस तो हुई थी। क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आहान का ये जवाब सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पीट लिया और आहान को डांट लगाते हुए कहा, क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई है। अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दी। शनाया आहान की तरफ क्यूरियस होकर देख रही थी। जैसे ही आहान ने कॉल रख दिया, शनाया ने उससे कहा, क्या हुआ आहान? क्या घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? आहान ने शनाया के जवाब में कहा, प्रॉब्लम हुई नहीं है, आई है। सीमा बुआजी और रतन घर पर आए हुए हैं। उन दोनों का नाम सुनकर शनाया के माथे पर शिकन आ गई। शनाया ने परेशान होकर कहा, पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई। पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू ना बनता। आहान ने जब अपनी वाइफ को वरीड होते हुए देखा, वो शनाया के बाल सहलाने लगा। उसने फिर शनाया से कहा, आप टेंशन मत लीजिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ देर के बाद आहान और शनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआजी और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए थे और इस तरह फल खा रहे थे मानो अपने खुद के घर में बैठे हुए हो। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे, तो उनकी जान में जान आई। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआजी से कहा, अब बताइए सीमा दीदी, आहान ने आपको कैसे परेशान किया है? सीमा बुआजी और रतन ने पलटकर आहान और शनाया की तरफ देखा। शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, आपको सीमा बुआ जी की किसी भी बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी झूठी है। एक तो शुरुआत इन्होंने ही की थी। सीमा बुआ जी खुद हमारी कार के सामने आई थी। गलती इन्हीं की थी और बजाय इसके कि सीमा बुआ जी अपनी गलती मानती, इन्होंने सड़क के बीचों बीच तमाशा करना शुरू कर दिया। शनाया इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। कुछ देर पहले शनाया ने अपनी आंखों से देखा था कि सीमा बुआ जी कितनी चालाक थी। इसलिए शनाया इस बात की कोशिश कर रही थी कि बात बिगड़ने से पहले ही वो आहान की बेगुनाही साबित कर दे। मिसेस यामिनी गिल कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। शनाया ने अपनी बात को इतनी जल्दीबाजी में कहा था कि मिसेस यामिनी गिल का कंफ्यूजन सॉल्व होने के बजाय बढ़ गया। दूसरी तरफ जब आहान ने देखा कि उसे बचाने के लिए शनाया इतनी पैनिक कर रही थी, तो उसके दिल में नरमी छा गई। आहान ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन शनाया उसके लिए अपनी मॉम के सामने भी इतना बोलेगी। जब सीमा बुआ जी ने देखा
कि उनकी भतीजी ही उनके खिलाफ बोल रही थी, तो वो पहले से ज्यादा नाराज लगने लगी। सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती थी? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए मैं गिर गई, लेकिन ये निकम्मा घर जमाई अहान ने जानबूझकर मुझ पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। सीमा बुआ जी ने इस तरह कहा मानो इस दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती तो उन पर ही हुई थी। बाकी सब तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन सीमा बुआ जी को आहान से इस एक्सीडेंट के बदले में कुछ पैसे तो लेने ही थे, वरना वो खुद यहाँ आने के बारे में कभी भी नहीं सोचती। मिसेस यामिनी गिल ने जब अपनी ननंद की कही ये बातें सुनी तो वो दंग रह गई। उन्होंने हैरानी से सवाल करते हुए कहा, क्या आहान ने आप पर कार चढ़ाने की कोशिश की? मिसेस यामिनी गिल को ये मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहान और सीमा बुआ जी की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी, ये क्या कह रही हैं? आहान के पास कौन सी कार है? वो तो अपनी फटीचर सस्ती बाइक चलाता है, और आहान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी की भी जान लेने की कोशिश करेगा। हे भगवान, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जब मिसेस यामिनी गिल इसी बारे में सोच रही थी, सीमा बुआ जी ने कहा, और नहीं तो क्या भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है कि आपका ये निकम्मा घर जमाई बहुत कमाने लगा है। नहीं नहीं, वो कैसे पैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही उसे कुछ ज्यादा पैसे दे रखे हैं, तभी तो 25 लाख की ऑडी में घूम रहा है। वैसे कोई किसी भी कार में घूमे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भला किसी से क्यों जलने लगी? मगर आपके नासमझ और घमंडी दामाद आहान ने अपनी उस महंगी ऑडी कार से मेरी जान लेने की कोशिश की है, और मैं ये चुपचाप रहकर नहीं सहूंगी। सीमा बुआ जी ये क्या कह रही थी? मिसेस यामिनी गिल ने आहान को पैसे ही कब दिए थे? आहान खुद ही अपनी सारी सैलरी उन्हें देता था, और 25 लाख की ऑडी कहां से आ गई थी? आहान ने इतने पैसे जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे, तो वो ऑडी जैसी कार कैसे खरीद सकता था? कुछ तो गड़बड़ थी। अब मिसेस यामिनी गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया। उनके चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। चाहे जो भी हो जाए, मिसेस यामिनी गिल इस मामले को सही से जानना चाहती थी। मिसेस यामिनी गिल ने एक गहरी सांस लेके अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की।